बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है, इसमें हम सीखेंगे क्या, ये होता क्या है, आज हम कुछ इस तरह की डिस्कशन करेंगे। क्या फाइनेंशियल प्लान में हम टेबल बनाना सीखेंगे? क्या फाइनेंशियल प्लान में हम एसी रिपेयर करना सीखेंगे? क्या फाइनेंशियल प्लान में हम कंप्यूटर रिपेयर करना सीखेंगे? हम अभी देखेंगे कि ये फाइनेंशियल प्लान है क्या चीज़। इसमें आज हमें कौन सी ऐसी स्किल आएगी जो कि इस लेक्चर सुनने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये इसके बारे में डिस्कशन कर सकें। So I myself firstly introduce myself. I am Shabir Hussain, working as faculty member of aviation department in Superior University. With respect to my professional experience, I am serving in this teaching line since last 10 years, around 10 years. तो ये बिजनेस के जो सब्जेक्ट्स हैं यही मेरी डोमेन है और बिजनेस ही मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो इसी से रिलेटेड हम फाइनेंशियल प्लान को आज डिस्कशन कर रहे हैं। थैंक्स टू मैडम कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप सारे इन बच्चों के साथ फाइनेंशियल प्लान डिस्कशन करें। और मैं इस इंटेंशन के साथ आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जितनी फाइनेंशियल प्लान या मॉडल मुझे समझ आए या जितना मुझे आता है, मैं कोशिश मेरी ये कि एटलीस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन उतना आपको भी पता चल जाए। कि उतना एटलीस्ट आपको भी समझ लग जाए। आई एम ट्राइंग, देखिए कि हम इसमें कितना कामयाब होते हैं। सो हम शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लान क्या चीज़ है? फाइनेंशियल प्लान इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज to present your financials, your revenues, your expenses, your assets, your liabilities। अब ये चीज़ें होती कि हम इनके बारे भी पढ़ते हैं, अभी तो हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लान is just like a language to communicate about your assets, your liabilities, your revenues, your expenditures, your financial attractiveness to the investors or others। फाइनेंशियल प्लान है क्या? बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसमें हम अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को, अपने रेवेन्यूज को, अपनी फाइनेंशियल रेशियोज को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से जापान जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम पंजाबी बोलना शुरू हो जाएं या हमारी मदर लैंग्वेज, हमारी जो है अपनी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान उर्दू है, हम उर्दू में बात करना शुरू हो जाएं तो उनको कोई चीज़ समझ नहीं लगेगी। अगर हमने जापान में जाके कोई चीज़ अपनी कम्युनिकेट करनी है तो हमें जापान की डच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं, अगर आपने एक पश्तून से बात करनी तो आपको पता होनी चाहिए, अगर उसे पंजाबी नहीं आती। तो ये भी एक बिजनेस की लैंग्वेज है कि अगर आपने अपनी रिपोर्ट्स, अपने आइडियाज किसी बिजनेसमैन को, किसी इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करने हैं तो दिस इज द राइट लैंग्वेज, दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी और एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनी इन्वेस्टर। तो आज हम ना कुछ यानी कि फाइनेंशियल प्लान में हम करेंगे क्या? आज हम कुछ रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे। आज हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स या ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, बिजनेस मॉडल्स में यूज़ होती हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ आती भी है या नहीं आती, मैं आप लोगों को ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल प्लान के स्पेलिंग भी नहीं आते और मैं यहाँ से चीज़ें शुरू करूँगा। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे जिस टाइम अभी यहाँ पे बैठा हूँ, जहाँ पे मेरे सामने चेयर पड़ी हुई है, मेरे सामने एसी पड़ा हुआ है, मेरे सामने एक डाइस पड़ा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, फैन है, मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे इन चीज़ों के नाम नहीं पता थे। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये इस चीज़ का नाम एसी है, इस चीज़ का नाम फैन है, ये लैपटॉप है, ये वॉच है। तो मैंने याद रखा हुआ है और मुझे आज याद है। यहाँ से मैं आगे बात कंटिन्यू करता हूँ कि फाइनेंशियल प्लान हम समझते हैं कि हमें आता ही नहीं। मैं यहाँ से चीज़ें शुरू कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लान हमें पता ही नहीं क्या चीज़ है। आज हम शुरू कर रहे हैं। आज जैसे मुझे किसी ने बताया था, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसको याद रखना आपका काम है।
अगर आज के लेक्चर के बाद फाइनेंशियल प्लान के बारे में आपको नहीं समझ लगेगी तो आपका भी फेलियर है और अल्टीमेटली मेरा भी फेलियर है कि दैट आई एम नॉट अ गुड टीचर। अगर आपको फाइनेंशियल प्लान नहीं आता, आपने पढ़ा कहाँ से? सर शबीर हुसैन से, तो इसका मतलब सर ने ठीक पढ़ाया नहीं। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लिसन द थिंग्स केयरफुली, चीज़ों को ध्यान से सुनिए। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। मैं आपको कोई वो इंजेक्शन लगाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई ड्राइविंग करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको कोई इंजन खोल के ठीक करना नहीं सिखा रहा। मैं आपके साथ सिंपल रिपोर्ट्स डिस्कशन करूंगा कि ये चीज़ें हैं, इनको इस तरह से रिपोर्ट्स बनाते हैं और ये रिपोर्ट्स हम आगे ओनर के सामने, इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आसान आसान चीज़ें, अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। सो फॉर्मली हम वी स्टार्ट आवर फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान है क्या चीज़? अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। द फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, बिजनेस प्लान है, उसमें से जो ये फाइनेंस वाला सेक्शन है, फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान डिटरमिन वेदर योर बिजनेस आइडिया इज वायबल एंड विल बी द फोकस ऑफ एनी इन्वेस्टर। फाइनेंशियल सेक्शन में हम ये बताते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस आइडिया है, क्या ये सूटेबल है, क्या ये वायबल है, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल टू स्टार्ट, पॉसिबल टू फोकस of any investor who may be attracted to your business idea। फाइनेंशियल प्लान के सेक्शन में हम क्या बताते हैं कि जो भी हमारा आइडिया है वो क्या इस काबिल है, क्या वो मुमकिन है कि उसको स्टार्ट किया जा सके, और हम इसमें किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की बातें करते हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा? अब मेरा आइडिया है, मैं ये कहता हूँ कि जी मैं एक मेडिसिन का बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं एक गाड़ियों का बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मुझे पैसे दो। कोई भी बंदा पैसे नहीं देगा। या मैं एक ऐसा यूनिक आइडिया लेके आता हूँ कि जी मैं ऐसा कोई इन्वायरमेंट में एक प्लांट बना रहा हूँ जिसको ना पानी की ज़रूरत होगी, ना उसको सूरज की ज़रूरत होगी, और वो बगैर पानी के, बगैर गर्मी के, वो मैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ कि मैं हम फसलें उगाना शुरू कर देंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तो ये कि क्या ये वायबिलिटी है इसकी, और दूसरा इन्वेस्टर किस चीज में इंटरेस्टेड होगा। भाई मुझे बताएं कि इसमें प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा। प्रॉफिट की बात करें कि ये जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे ये आइडिया स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो ये 5 लाख रुपए कितने दिनों में मुझे वापस मिलेगा, कितने महीनों में वापस मिलेगा। इन्वेस्टर का कंसर्न इस चीज से है। हम अपने आप को स्टूडेंट मत कंसीडर करें, 1 मिनट के लिए कंसीडर करें वी आर द इन्वेस्टर्स, और हमारे पास 5-5 लाख रुपए और हम इसको लगाना चाहते हैं। अब आप किसको देंगे? ऑब्वियसली उस बंदे को देंगे जिसको पता होगा कि ये मेरा आइडिया है और इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करूंगा, और इस आइडिया को कंप्लीट करने के बाद 5 लाख रुपए 3 महीने में कमा लूंगा या 6 महीने में कमा लूंगा। ये आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 1 साल में हम 2 लाख रुपए प्रॉफिट बनाएंगे, उस 2 लाख में से लाख रुपए आपको देंगे, लाख रुपए हम दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब देखें ना, यहाँ पे मुझे समझ लग रही है यार इसके पास प्लानिंग पूरी है। तो प्लानिंग जो है ना, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं फाइनेंशियल प्लान में। हमारा पैसा आएगा कहाँ से, हम पैसा लाएंगे कहाँ से, चीजें बेचेंगे, बैंक से लोन लेंगे, घर से कैपिटल लेके आएंगे, करेंगे क्या, कैसे आप अपने फाइनेंशियल्स को कंप्लीट करेंगे, ये वाली सारी चीजें हम इस सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैं सिर्फ फाइनेंशियल प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्लान किस बला का नाम है। फाइनेंशियल प्लान में हम कहते क्या हैं? फाइनेंशियल प्लान में हम एक ऐसा चीजें रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके बिजनेस में यूज होती हैं। बिजनेस में क्या चीजें यूज होती हैं? आपकी सेल्स कितनी है, आपकी रेवेन्यू कितनी है, पैसा आएगा कहाँ से, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका प्रॉफिट कितना है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कर्जे कितने हैं। ये वाली सारी चीजें आप किस में बताएंगे? जिस सेक्शन में बताएंगे उस सेक्शन का नाम है फाइनेंशियल प्लान। इंशाल्लाह एट द एंड हम इन चीज़ों को मजीद डिस्कशन करेंगे। मैं डेफिनेशन को ज़रा मजीद कंप्लीट कर लूँ। द फाइनेंशियल सेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल सेक्शन में होता क्या है? 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है बैलेंस शीट। इसमें और क्या होता है? इट ऑल्सो शुड इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस थ्रू रेशियो एंड पे बैक पीरियड। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा इसमें फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस के लिए
कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं। वो चीजें क्या हैं? कुछ रेशियोज हैं और पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है कि कितने दिनों में हम आपकी पेमेंट वापस कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे। अभी ये लफ्ज हैं, मैं फाइनेंशियल प्लान अभी तक समझा रहा हूँ फाइनेंशियल प्लान क्या चीज है। इसमें हम दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होती है। अब ये क्या चीज है अभी नहीं पता, अभी आधे घंटे बाद पता चल जाएगा इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। 1 घंटे बाद मैं आपको बता दूंगा बैलेंस शीट क्या होती है। अगले 1 घंटे में आपको बता दूंगा कि ये फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस क्या होती है। अगर ये तीनों चारों चीजें आपको समझ लग गई, इसका मतलब है आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना आता है। तो फाइनेंशियल प्लान में क्या चीज होती है? फाइनेंशियल प्लान में मैं आपको पायलट बनना नहीं सिखाऊंगा। फाइनेंशियल प्लान में मैं आपको कोई जो एसी मैकेनिक बनना नहीं सिखाऊंगा। फाइनेंशियल प्लान में आपको मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। ये रिपोर्ट्स के नाम है। मैं आपको फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस के लिए कुछ टूल सिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को बता सकें कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है, इसमें इतने दिनों में आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी, इतने दिनों में आपको प्रॉफिट पूरा वापस मिल जाएगा, इतने दिनों में एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे, ताकि हमारा आइडिया लोगों को क्लिक करे और लोग हमारे आइडिया में इन्वेस्ट करें। ओके जी, फाइनेंशियल प्लान के बारे में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। मूविंग ऑनवर्ड्स, हम यही बातें यहाँ से डिस्कशन करते हैं जो स्लाइड्स हैं। ओके जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोटेशन। इफ यू फेल टू प्लान इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपको प्लान करना नहीं आता तो आप ये समझ लें कि आप फेल हो जाएंगे। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की कोट है, इफ यू फेल टू प्लान। अब मैं मिसाल के तौर पे, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सिर्फ समझने से इनका ताल्लुक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो रात को सोने से पहले अपनी प्लानिंग करता है। ये मेरी पैंट है, ये मेरा शर्ट है, ये मेरी बेल्ट है, ये मेरे शूज पॉलिश हुए पड़े हैं। मोबाइल पकड़ता है, अलार्म सेट करता है कि जी 8 बजे मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैंने अलार्म सेट कर दिया 6 o'clock का। अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वो सोता है, सारी चीजें रेडी करके प्लान कर रहे हैं ना। अब वो उसी तरह सुबह उठेगा, अपनी चीजों को देखेगा, अलार्म ऑन होगा और उठ जाएगा, अपनी सारी चीजें कंप्लीट करेगा, रेडी पड़ा होगा, टाइम पे क्लास में पहुंच जाएगा। ये उस बच्चे की मिसाल है जो प्लानिंग के साथ आ रहा है। अब एक दूसरा बच्चा है जो कि रात 2 बजे तक फेसबुक यूज कर रहा है। ओके, और सुबह जब उठेगा, एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, और फिर वो हैव हैजर्ड में, ना उसकी शर्ट प्रेस है, ना उसके पास पैंट है, ना उसके शूज प्रॉपरली साफ हैं, और ना उसके पास कोई और चीज, तो वो हैव हैजर्ड में पहुंचेगा, क्लास में भी आधा घंटा लेट पहुंचेगा और उधर भी परेशान। तो मतलब ये दोनों में फर्क है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर आपकी प्लानिंग खराब है तो आप फेल हो जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस आइडिया है, कोई एक्चुअल चीज नहीं है। इट इज अ बिजनेस आइडिया। वी आर सपोजिंग और वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे जो बात होती है वो आपके पास प्लान होता है। चलें जी, ये कोटेशन बहुत अच्छी है, तो आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने अपनी प्लानिंग में सारी चीजें शामिल करनी जो जो आप कर सकते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप सब लोगों को आइडिया है ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में। ऑब्वियसली वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड। अगर ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी एग्जिस्ट करती है। अगर हम अपनी बॉडी से ब्लड को रिमूव कर देंगे तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। Similarly, finance is the lifeblood of any business enterprise. अगर बिजनेस में से फाइनेंस खत्म हो जाए तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस के बगैर भाई पैसा आएगा कहाँ से? आपने एक मशीन खरीदनी, पैसा कहाँ से आएगा? आपने एक गाड़ी खरीदनी, पैसा कहाँ से आएगा? आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, उस पैसे को सही इस्तेमाल भी तो करना है ना। वो हम अमाउंट किधर इन्वेस्ट करें? बैंक में रखें, इंश्योरेंस कंपनी को दे दें, खुद कारोबार करें? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और ये सारे डिसीजन आप तब कर सकते हैं जब आपको फाइनेंस की चीजें आती हैं। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे, मतलब मैं आपको ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये मामूली चीजें नहीं है। सीए आप लोगों को आइडिया है, सीए कितने सालों में होता है? ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, 8 साल लगते हैं, और फिर आपको सीए की डिग्री मिलती 6 साल। फिर आपको सीए की डिग्री मिलती है। और सीए में पढ़ते क्या हैं हम? फाइनेंस और अकाउंटिंग।
इसके अलावा और देखें, आपका है एडीपी बिजनेस है, एडीपी मार्केटिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एमपीए, वो एमएससी मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एमएससी एचआर, एचएनडी लेवल 5, पता नहीं क्या क्या, एसीसीए, सीमा, पीफा, सो मेनी डिग्रीज। ये सारी डिग्रीज में क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ फाइनेंस और अकाउंटिंग। तो जो हम आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है। अगर आपको इसकी समझ लग जाए तो आप अपने आइडिया को बहुत जल्दी क्लिक करवा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बूस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं कि किताबों में कुछ होता है और प्रैक्टिकली कुछ होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है भाई? यस, इट्स वेरी नेसेसरी, इट इज द नीड ऑफ 11th आवर। वी कैन नॉट परसू, वी कैन नॉट raise, or we cannot promote our business idea without discussion of financial planning. One cannot raise necessary funds to run a startup. किसी स्टार्टअप को आप रन नहीं कर सकते जब तक आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है। आपकी रेवेन्यू क्या होगी, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपकी बाकी चीजें क्या होंगी, ये सारी हम चीजें यहाँ से डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लान जरूरी है। अनदर इम्पोर्टेंट स्लाइड, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में चार चीजें होती हैं। नंबर 1, स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नंबर 2, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नंबर 3, प्रोस्पेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 4, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। अगर आपको ये चार चीजें समझ आती हैं, इट मीन्स आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना आता है। यानी कि फाइनेंशियल प्लान क्या चीज है? फाइनेंशियल प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर 2, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, नंबर 3, prospective financial statement, number 4, financial attractiveness. If you know these 4 components, it means you are able to develop or prepare or create your financial plan. अब मैं इसी स्लाइड पे रुक के आपको कुछ और चीजें बताने की कोशिश करूंगा और फिर वापस स्लाइड पे आऊंगा ताकि ये मैं चीजें आपको समझा सकूं। ओके जी, मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ और मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। नंबर 1 इज एसेट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो जरूरी हैं हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। एसेट्स, अगर मैं एसेट्स को डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा, एसेट्स आर द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। वो वाले सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी बिजनेस है, हमने एक एकेडमी का बिजनेस बनाना है, तो एकेडमी के लिए आपको स्टूडेंट को बिठाने के लिए चेयर्स चाहिए, आपको कुछ फर्नीचर चाहिए, क्लासरूम के लिए एसी चाहिए, आपको और क्या क्या चीजें चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, डाइस चाहिए, बोर्ड मार्कर्स चाहिए। ये एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। कैश चाहिए, ये आपको क्या इनके बगैर? हाँ जी, बिल्डिंग चाहिए भाई, बिल्डिंग चाहिए। क्या इन चीजों के बगैर हम बिजनेस कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रन अ बिजनेस विदाउट दीज बेसिक नेसेसिटीज। तो ये हमारे पास क्या है? एसेट्स, वो वाले सारे रिसोर्सेज जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। नंबर 2, लाइबिलिटीज। मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा और फिर वापस हम उसी स्लाइड पे जाएंगे। नंबर 1 मैंने आपको बताया एसेट्स, में डिटेल में नहीं जा रहा। एसेट्स में करंट एसेट्स भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे भी सिर्फ बेसिक चीजें सिखानी है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। तो एसेट्स क्या होते हैं? वो वाली सारी चीजें जो हम बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिनके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। कोई भी आइडिया आप ले लें, ठीक है जी। नंबर 2 मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं जी? आपके पास लाइबिलिटीज को हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां, यानी कि जो बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो बिजनेस के ऊपर कर्जे हैं। इन अदर वर्ड्स, लाइबिलिटीज आर आल्सो नोन एज डेट्स, आल्सो नोन एज डेट्स।
जो बिजनेस के ऊपर कर्जे हैं, यानी कि आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है, क्या वो अपने घर से पैसा लेके आए हैं या आपने लोगों से कर्जा लिया है? अगर आपने कर्जा लिया है देन इट इज कैटेगराइज्ड एज लाइबिलिटीज, और अगर आप अपने घर से पैसे लेके आए तो देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओके जी, कैपिटल क्या होता है? तीसरी टर्म आपको सिखा रहा हूँ, कैपिटल। कैपिटल जब भी हम बात करेंगे तो हम दो लफ्ज अटैच करेंगे, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कॉल्ड कैपिटल। मैंने अभी आपको तीन चीजें सिखा दी। एसेट्स क्या होते हैं? वो वाली चीजें जो जिनके बगैर हम बिजनेस कर नहीं सकते। लायबिलिटीज क्या होती हैं? बिजनेस के ऊपर कर्जे। मिसाल के तौर पे कर्जे के हैं, आपने चीजें उधार ली तो अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। अगर आपने वैसे एग्रीमेंट के साथ उधार ले लिया है तो दैट इज नोट्स पेएबल। आपने बैंक से उधार ले लिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन या इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने लीज पे कुछ चीजें ली हैं, ये सारे क्या हैं? बिजनेस के ऊपर कर्जे हैं। तो अच्छा, तीसरी बात आते हैं, ये मैंने लाइबिलिटीज भी बता दी है। तीसरी चीज है कैपिटल। कैपिटल में हमने यही लफ्ज याद रखना है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप ओनर हैं। अगर आप ओनर नहीं है तो फिर आप बिजनेस को कर्जा दे रहे हैं। तो कैपिटल के साथ एग्जैक्ट मैं दूसरी बात ही नहीं कर रहा। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा जो ओनर ने खुद लगाया है। अच्छा, ओनर एक भी हो सकता है, ओनर दो भी हो सकते हैं, ओनर पांच भी हो सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक होता है, पार्टनरशिप में ओनर 2 से लेके 20 तक जा सकते हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ओनर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ओनर हैं, मिसाल के तौर पे 10 ओनर्स हैं, पार्टनरशिप है, तो अगर ओनर्स ने पैसा दिया है तो वो क्या होगा? कैपिटल। अगर ओनर्स के अलावा किसी ने पैसा दिया है, वो कोई भी मिस्टर एबीसी हो सकता है, मिस्टर बैंक हो सकता है, कोई इदारा हो सकता है, वो वाला चीज क्या होगी आपके पास? लाइबिलिटी, कर्जा होगा। मैंने आपको तीन चीजें बता दी। नंबर 4 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? इट्स सो इजी, एनी प्रोसीड्स रिसीव्ड टू बिजनेस, एनी प्रोसीड्स रिसीव्ड टू बिजनेस। ये रिसीव्ड की बात हो रही है, मैं रिसीव्ड को फोकस दे रहा हूँ कि वो वाली चीजें जो बिजनेस को रिसीव होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने चीजें बेची, आपको कैश रिसीव हुआ। आपने कोई मशीन बेची, कैश रिसीव हुआ। ये जो रिसीव हो रही है, कैश रिसीव हो रहा है, वो आपके पास क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। या इन अदर वर्ड्स वो क्या बन जाएगा आपके पास? सेल्स। आपने चीजें बेची, सेल की, तो सेल करने के बदले क्या आपको क्या आएगा? रिसीव्ड होगी, कैश रिसीव होगा। अच्छा, आपने बैंक में पैसा रखवाया था तो इंटरेस्ट रिसीव, कोई इंटरेस्ट मिला है। हलाल हराम की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू क्या होती है। अगर आपने किसी जगह कोई सर्विस दी है तो कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड। आप साथ में बिजनेस भी करते हैं, मेरी मिसाल ले लेते हैं, मैं बिजनेस भी करता हूँ और साथ में मैं जॉब भी करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो मेरी जो सैलरी रिसीव्ड। ये सारी किस चीज की मिसालें हैं? रेवेन्यू की। एंड द लास्ट वन, एक्सपेंस। ये 5 लफ्ज भी आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो वाली चीज होती है, द स्पेसिफिक अमाउंट और पोर्शन about which the business have enjoyed the benefit, about which business has enjoyed the benefit, get utilized the benefit। वो वाली चीज जिसका हमने बेनिफिट हासिल कर लिया है वो एक्सपेंस होती है। मिसाल के तौर पे आपने पूरा महीना बिजली इस्तेमाल की, पंखे चलाए, लाइटें चलाई, मशीन चलाई, कुछ भी चलाया, एट द एंड ऑफ मंथ आपको बिजली का बिल आया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज योर एक्सपेंस। अगर आपने पूरा महीना टेलीफोन यूज किया है तो इंटरनेट बिल इज योर एक्सपेंस, वाटर बिल इज योर एक्सपेंस। पूरा महीना आपके पास कुछ लोग काम करते रहे, यानी कि आपने उन लोगों का फायदा उठाया। वो रोजाना आता था 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके बिजनेस में काम करता था, प्रोडक्शन करता था या कुछ भी करता था, आपने वो एक महीने का फायदा उठा लिया हुआ है, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस। इंटरनेट बिल हो गया, आपके पास सैलरी होगी। इसके अलावा मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, सैलरी एक्सपेंस। यानी कि ये सैलरी पेड है। यहाँ पे मैंने लिखा था सेल्स में सैलरी रिसीव्ड, अगर रिसीव हो रही है तो मेरी रेवेन्यू है, अगर मैं किसी को पे कर रहा हूँ तो मैं ये मेरा एक्सपेंस है। यानी कि
अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बीइंग शबीर हुसैन एज अ टीचर, तो फिर सैलरी रिसीव्ड मेरे लिए क्या इनकम है। और यही चीज अगर मैं सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये सुपीरियर के लिए एक्सपेंस है, कि सुपीरियर मुझे पेमेंट कर रहा है तो सुपीरियर के लिए एक्सपेंस है, सुपीरियर की बुक्स में ये एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर मैं शबीर हुसैन की बुक्स बनाऊंगा तो शबीर हुसैन की बुक में ये रेवेन्यू होगी। आई होप सो कि मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ पॉइंट, अगर नहीं कर रहा तो प्लीज लिखते जाएं। एट द एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, बस आप क्वेश्चन लिखते जाएं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो स्पेसिफिक अमाउंट जिसका फायदा हम उठा चुके हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेट बिल्स है, सैलरी बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, और आपकी बिल्डिंग का रेंट है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, मतलब कितनी चीजें जो एक्सपेंस बन सकती हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज को बोनस दिया है तो वो भी आपका एक्सपेंस, इनकी वो वाली सारी चीजें जिसका फायदा हम उठा चुके हैं वो एक्सपेंस बन जाता है। एक और मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद वापस उसी स्लाइड पे जाऊंगा। एक्सपेंस की मिसाल देता हूँ। आपने 100 लीटर फ्यूल परचेज किए, उस 100 लीटर फ्यूल में से आपने पूरा वीक जनरेटर चलाया, एक वीक, और एक वीक के अंदर जनरेटर चलाया, जनरेटर में 25 लीटर पेट्रोल जल गया। 25 लीटर पेट्रोल जला, जनरेटर चला, और उसने जनरेटर ने बिजली पैदा की, हमने लाइटें चलाई, मशीनें चलाई, यानी कि हमने एक हफ्ते में फायदा उससे उठा लिया हुआ है जितना भी उठाना था। तो 25 लीटर एक वीक में जल गया है, उड़ गया है, कंज्यूम हो गया है। ये 25 लीटर क्या बन गया आपके पास, एक्सपेंस। ओके, और बाकी जो 75 लीटर आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या है, आपका एसेट। एक्सपेंस वो चीज होती है जिसका हम फायदा उठा लेते हैं या उसे इस्तेमाल कर चुके होते हैं, वो आपका एक्सपेंस बन जाता है। जो चीज आपके पास पड़ी हुई है अभी, जिसको हम अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका एसेट है। यही एक डिफरेंस है बिटवीन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। कि देखो, चेयर्स भी के बदले में आप क्या, ये चेयर भी पेमेंट है, क्या आपने पैसे दिए, चेयर खरीदी। फर्नीचर भी पैसे दिए, फर्नीचर खरीदा, एसी भी खरीदा। लेकिन ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई, ये आगे भी 1 2 3 साल बिजनेस को फायदा देंगी, इसलिए ये एसेट है। और इसके बरक्स अगर आप दूसरी चीज देखें कि आपका बिजली का बिल है, आपने एक महीना बिजली का बिल इस्तेमाल कर लिया हुआ है, बस बात खत्म होगी, फायदा उठा लिया हुआ है। या एम्प्लॉय की सैलरी है, तो आपने एक महीना उससे काम करो, एक महीने बाद सैलरी दे दी, उसके बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। या अगर अगला महीना काम करेगा तो हम उसके बाद अगले महीने की सैलरी दे देंगे। तो वो चीजें जिसका बिजनेस को फायदा हमने उठा लिया हुआ है, आगे फिर नहीं होगा, तो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। अगर आपने एसी लिया और एसी पहले ही महीने में खराब हो गया, आग लगी, जल गया, अब उसका फायदा हो भी नहीं सकता, इस सूरत में एसी भी आपका एक्सपेंस बन जाएगा। आपने 50,000 का एसी खरीदा, एसी को आग लग गई पहले महीने, अब वो किसी काम का नहीं रहा, डेप्रिसिएट हो गया वह, तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा। अगर वो काम कर रहा है, आपके बिजनेस को फायदा दे रहा है, फिर आपका वो क्या है, एसेट। ओके जी, आई रिपीट, मैंने आपको 5 लफ्ज बताए। एसेट्स वो चीजें जो बिजनेस में जरूरी होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, आपका जो है कोई भी काम है उसको करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, मशीन है, कार है, ट्रक है, कोई भी ऐसा टूल जो आपके पास इस्तेमाल हो सकता है। लाइबिलिटीज कर्जे होते हैं, कैपिटल वो चीज होती है जो मालिक घर से लेके आते हैं, ऑनर। रेवेन्यू वो चीज है जो हम पैसा बेच के कमाते हैं, पैसा कमाना, पैसा रिसीव करना इज कॉल्ड रेवेन्यू, और पैसा पे करना इज कॉल्ड एक्सपेंस। आपने जैकेट खरीदी, एक्सपेंस हो गया। आपने घड़ी खरीदी, एक्सपेंस हो गया। तो जब हम एसेट खरीदते हैं, ये चीजें खरीदते हैं, तो आपका एक्सपेंस होता है। अब हम वापस आते हैं उसी स्लाइड के ऊपर। लो जी, वो चीजें आप अपने माइंड में सेव रखें जो मैंने आपको बता दी हैं, और हम दोबारा फाइनेंशियल प्लान पे आ गए। फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान में 4 चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपने अपने माइंड में सेव कर ली हैं। अब हम वापस आए फाइनेंशियल प्लान के ऊपर। फाइनेंशियल प्लान के ऊपर 4 चीजें आप ऐसी आंखें बंद करके याद कर ले, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, बस दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड। नंबर 1, स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर 2, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नंबर 3, प्रोजेक्टेड या प्रोस्पेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड नंबर 4, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। मतलब देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल प्लान। नंबर 1, स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। Number 2, sources of finance. Number 3, proposed financial statements. Number 4, financial attractiveness। 3 वो और 4 ही। तो 4 चीजें मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 60% लर्निंग सुनने से होती है।
तो बस इसको आपने याद रखना है। नंबर 1 स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 4 फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आपका फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट। बस ये 15-20 मिनट में हमने ये चीजें खत्म कर लेंगे, बट लिसन केयरफुली। जी पहला पोर्शन क्या था, स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं पहले आपको समरी से बताता हूँ कि स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट होती क्या चीज है। अब देखिए, आपने कोई भी बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है ना, तो शुरू के अंदर उसके ऊपर कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। कोई आप बिजनेस मॉडल उठा लें। अब मैंने जो मिसाल ली, मैंने ये कहा है कि मैंने लैपटॉप का बिजनेस करना है, क्योंकि ये फी सेंटर को आग लग गई है, तो एक तो वहां से जो बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो लैपटॉप्स की अभी बहुत डिमांड है। दूसरा, कोविड की वजह से हर चीज ऑनलाइन चली गई, तो ऑनलाइन जाने की वजह से लैपटॉप्स की बड़ी डिमांड बढ़ गई। तो मैं अब लैपटॉप्स का बिजनेस करूंगा। ये मेरा आइडिया है, आपके अपने अपने होंगे, आप उनकी लॉजिक्स ढूंढ सकते हैं। तो मैंने बिजनेस सोचा ये कि मैंने लैपटॉप्स का बिजनेस करूंगा। तो लैपटॉप्स के बिजनेस के लिए मुझे पहले दिन कितना पैसा चाहिए, वो क्या है, स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि आपके फाइनेंशियल प्लान का पहला हिस्सा स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो वाली फैसिलिटीज, वो वाली मशीनें, वो वाला इक्विपमेंट जो मुझे डे वन पे चाहिए, प्लस यानी कि स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो चीजें आती हैं कि वो चीजें जो मुझे आज ही चाहिए, और दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि वो पैसा जो आपको रूटीन में बिजनेस चलाने के काम आता है, वो पैसा जो रूटीन में बिजनेस चलाने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपको अभी 10 लाख रुपए की चीजें चाहिए, आपने 4 लैपटॉप खरीद लिए, एक रूम एक शॉप रेंट पे ले ली, उसमें ऑफिस बॉय रख लिया, उसमें फ्रिज रख ली, कोई 5-6 लैपटॉप्स मंगवा लिए, उसकी मार्केटिंग भी कर दी। ये क्या है, आपका ये पहली इनिशियल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगले महीने कितने पैसे चाहिए, बिजली का बिल है, रेंट है, ऑफिस बॉयज की सैलरीज हैं, फिर उसके बाद अगले महीने कितने, दूसरे महीने कितने पैसे चाहिए, तीसरे महीने कितने पैसे चाहिए। ये जो बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है ऑन रेगुलर बेसिस, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपके फाइनेंशियल प्लान में पहली चीज है स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल में आगे दो चीजें हैं कि जो जो चीजें आपको चाहिए उसको लिखें और साथ में वर्किंग कैपिटल लिखें। नहीं जी, इट्स सो इजी। मैंने जो जो मुझे चीजें चाहिए मैंने ये बता दिया। मुझे ये लैपटॉप का बिजनेस करने के लिए 5 लैपटॉप चाहिए, एक लैपटॉप 35,000 रुपए का है। अच्छा, यहाँ से आपका फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट हो रहा है कि आपने लॉजिकल चीजें लिखनी है। आपने लॉजिकल चीजें लिखनी है, आपने हवाओं में बातें नहीं करनी। यहाँ पे लैपटॉप की प्राइस 2,000 रुपये लिख दें या लैपटॉप की प्राइस 2 लाख रुपए लिख दें, तो वो फेक हो जाएगा। आपने फेक, ये है सारा फेक ही, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड बातें हो रही हैं, लेकिन बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 35,000 रुपये लिख रहे हैं, तो मार्केट में या 34 हो या 36-7 हो, मतलब करीब करीब हो चीजें। आपने हवा में बातें नहीं लिखनी। या मिसाल के तौर पे इंटरनेट कनेक्शन लेके यहाँ पे 4 लाख रुपए डाल दें, भी 4 लाख रुपए का कौन सा इंटरनेट कनेक्शन आता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डालें। फिर ये चीजें मैंने पूछ के लिखी हुई हैं, क्योंकि ये जो है ना वो 4,000 रुपये डिवाइस के देने पड़ते हैं, ये मैंने इसलिए वहां से ले देख के लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने का मिलेगा, ये 10,000 रुपये का मिलता है। अभी ये मैंने पूछ के लिखे हुए हैं कि 10,000 रुपये, अगर मैं जी अभी मीटर लगवाना है तो 10,000 रुपये वापडा वाले किसी बंदे को दूंगा तो वो मेरा मीटर लगा जाएंगे। ठीक है। यूपीएस यूपीएस मुझे चाहिए। देखो जी, सिंपल मैंने लिखना है, मुझे चाहिए क्या क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सो इजी। इतने लैपटॉप चाहिए, 5 लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन चाहिए, यूपीएस चाहिए, एक एसी चाहिए, और फर्नीचर चाहिए जिसमें 2-3 टेबल होंगे, 2-3 कुर्सियां होंगी, ये 40,000 रुपये का। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑफिस का एडवांस देना है, जहां पे आप ऑफिस बना रहे हो, शोरूम बना रहे हो, उसका एडवांस देना है। एक प्रिंटर चाहिए, और फिर मार्केटिंग के ऊपर कुछ पैसे लगाएंगे आप, और कुछ बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने के ऊपर लीगल फीस। मतलब जितनी चीजें मुझे शुरू में रिक्वायर्ड है मैंने सारी लिख दी, उनके सामने उनके पैसे लिख दिए। ये सारे पैसे जमा करते 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 ये बन गया 4,43,000, 443,000 रुपीज इज माई इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि मुझे अभी कितने पैसे चाहिए। अच्छा, एक चीज तो ये होगी ना, हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं, एक तो पहले दिन फैसिलिटीज, दूसरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, ये शुरू वाली चीजें होगी, ये बनी 4,43,000 रुपए की। वर्किंग कैपिटल भी आप लिख लें, वर्किंग कैपिटल ये देखें, ऑफिस का जो स्टाफ है, पीएन है, क्लीनर है, अदर है, उसको महीने के कितने पैसे देने हैं,
60,000 रुपये, 3 लोग रखे हैं, 20-20,000 रुपये। रेंट एक्सपेंस, रेंट कितना है, मिसाल के तौर पे मेरी बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपये जहाँ पे मैंने शॉप बनाई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, 15,000, क्योंकि एसी चलेगा या कुछ भी मसला है, ये मेरी अपनी प्लानिंग है। अदर यूटिलिटीज एक्सपेंस यानी कि बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल कितना आएगा, 6,000 रुपये। मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग पे 10,000 रुपये लगेंगे। तो ये टोटल कितना मान के इन सबको जमा करेंगे, 1,41,000, 141,000। अच्छा, ये एक महीने का है। हम वर्किंग कैपिटल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 महीने में अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ले आऊंगा, ये मेरा ख्याल है। तो मैंने क्या किया कि वर्किंग कैपिटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे लगता है कि 6 महीने में पैसे वापस आएंगे, फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगता है कि पैसे साल में वापस आएंगे, तो मैं साल की प्लानिंग करूंगा। कि हमारा बिजनेस हमने खराब थोड़ी करना है, हमने बिजनेस को चलाना है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों की, कितने महीनों की, कितने सालों की प्लानिंग के साथ जाते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव। लो जी, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई मुश्किल चीज बताई है। ये था पहला हिस्सा, अपने फाइनेंशियल प्लान का पहला सेगमेंट था कि आपने कैपिटल रिक्वायरमेंट बतानी कि आपको कैपिटल कितना चाहिए। लो जी, मैंने बता दिया। इतने लैपटॉप चाहिए, इतना इंटरनेट कनेक्शन, इतना एसी, इतना ये, इतना ये, इतना ये, टोटल बना 4,43,000। और 3 महीने मजीद दुकान खुली रखने के लिए ये भी मुझे खर्चे करने, ये मैंने सारे अपने खर्चे लिखे हैं। ठीक है, ये 1 महीने के बना 1,41,000, 3 महीनों का बना 4,23,000। ये मैंने 3 महीनों से कैलकुलेट कर ली। अब जब ये 4,23,000 रुपये बना, तो ये दो चीजें आ गई। पहली, मशीनें कितनी, 4,43,000 रुपए की। कैपिटल कितना बना, 4,23,000। तो टोटल कितना बन गया, 8,66,000। लो जी, पहला सेक्शन कंप्लीट। आपको इनिशियली कितना पैसा चाहिए, भाई 8,66,000। पहला सेगमेंट कंप्लीट। और उसमें आएगा क्या क्या, मैं बता चुका हूँ कि उसमें आपने सिर्फ चीजें लिखनी है, और उसके बाद जो आपको है रिक्वायर्ड अगले महीने वो लिखना है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये हो गया, पहला सेगमेंट हो गया। दूसरा आपके पास है फिर ये पैसा आएगा कहाँ से, यानी कि मुझे स्टार्ट में इनिशियली कितना पैसा चाहिए, 8,66,000। अब ये पैसा आएगा कहाँ से, या तो आप इक्विटी लेके आएंगे यानी कि अपना कैपिटल, या आप कर्जा लेंगे। ये मैंने इसलिए आपको ये 5 लफ्ज पहले सिखा दिए थे ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इक्विटी कहते हैं कैपिटल को। ये पैसा आएगा कहाँ से, 8,66,000 आपने कहाँ से लेके आना है। मैं ये अपना घर जाके अपना दराज, अपनी चीजें, अपना बैंक अकाउंट सारा कुछ चेक करता हूँ। मेरे पास बनता है 5 लाख रुपए। तो मैं ये कह दूंगा कि 5 लाख रुपए मैं इक्विटी लगाऊंगा, यानी कि 5 लाख मेरा कैपिटल, बाकी 3 लाख मैं क्या करूंगा, कर्जा लूंगा। ले जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इट्स सो इजी कि भाई 8,66,000 रुपये आपको चाहिए। ये आएगा कहाँ से, इक्विटी से लेना है, डेट से लेना है। जितने पैसे आपके पास हैं वो आपकी इक्विटी है, और जितने कम है वो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, लोन लेंगे, उधार लेंगे, जो कि आपकी लाइबिलिटी बनती है। ओके जी, नेक्स्ट देखो, 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला सेक्शन क्या था, पहला सेक्शन था कि स्टार्टअप कैपिटल रिक्वायर कितना है। दूसरा था पैसा आएगा कहाँ से। तो आप बता दें कि मेरे पास 5 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए मैंने डेट लेना है। और वो कहाँ से लेना है, HBL से लेना है, अस्करी लीजिंग से लेना है, किसी दोस्त से लेना है, वालिद से लेना है। वो आपने कहाँ से लेना है, आप वो मेंशन कर दें कि जी मेरे पास है पार्टी, मैं वो लोन ले लूंगा। तो ये 2 हिस्से आपके पूरे हो गए, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी। इसी तरह आप नंबर 3 पे जाएंगे। नंबर 3 पे आप लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये नंबर 3 आ गया आपके पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 पढ़ा रहा हूँ। 5 कौन कौन सी होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। लेकिन हमने बाकी नहीं करनी, हमने सिर्फ पहली करनी है। वो आपके पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट। ओके जी, इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको 5 चीजें पढ़ाई हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, ये कैलकुलेट क्यों करते हैं, हम अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, अपना लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, ये आपको किस स्टेटमेंट से पता चलेगा, इनकम स्टेटमेंट में से। और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है,
यानी कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? बैलेंस शीट से। तो 5 चीजें जो हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, यानी कि आपको पैसा आया कितना है और आपने एक्सपेंस कितना किए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इनकम स्टेटमेंट। क्या आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। आपकी रेवेन्यू है 15 लाख और आपका एक्सपेंस हो गया 12 लाख, तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट है। और अगर आपकी रेवेन्यू है 15 लाख और एक्सपेंस हो गया 16 लाख, तो आपका पास क्या है? ये 1 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। अभी इसको भी देखते हैं ये क्या चीज है। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। बस ये 2 स्टेटमेंट हमने पढ़नी है। और टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, कि उस बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर कर्जे कितने हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसका कैपिटल कितना है, वो कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। यानी कि ये जो 5 चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये वाली एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नंबर 4 एंड 5, ठीक है, ये कहाँ पे आपके पास जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। और ये जो बाकी 3 है ऊपर वाले, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, कि बिजनेस की एसेट कितने हैं टोटल, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, तो उसमें मालिकों का कितना पैसा है, ऑनर, और उसके ऊपर कर्जे कितने हैं। अगर किसी के 1 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं और 90 लाख उसने लोन लिया हुआ है, तो क्या बिजनेस की पोजीशन सामने आ रही है कि वेरी पुअर है, सारे कर्जा लिया हुआ है। और अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और उसमें से 70 लाख उनका अपना है और 30 लाख रुपए के कर्जे हैं, तो बिजनेस की पोजीशन समझ आ रही है आपको। तो ये चीजें हम इसमें बनाते हैं। नहीं जी, ये आपके पास क्या है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इट इज सो इजी। आपने यहाँ पे सिंपल अपनी चीजें लिखनी और आपकी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। आपका पैसा आएगा कहाँ से? रेवेन्यू लिखिए, सेल्स से आएगा। कि आप एक साल में कितने यूनिट बेचेंगे, लॉजिकल रखना ये चीजें। ये हवा में ना छोड़ना कि मैं एक साल में 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा। आपने यहाँ पे लॉजिकल चलना है कि अगर मेरा लैपटॉप्स का बिजनेस है, तो मैं पहले महीने में 50 लैपटॉप बेच लूंगा, अगले महीने में 650 बेच लूंगा, अगले महीने में 700 बेच लूंगा, अगले महीने में मैं 800 बेच लूंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि चीजों की समझ लगे कि यार बच्चा लॉजिकल चल रहा है। तो सबसे पहले आपने वो पैसे लिखने, पैसे आएंगे कहाँ से, फिर उनको कॉस्ट माइनस करने की, वो उनके ऊपर हमारा खर्चा कितना आया है, खर्चा माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसके बाकी एक्सपेंस माइनस करेंगे ना। एक तो चीजें बनाने का खर्चा होता है और एक फिर चीजें बेचने का खर्चा होता है। जो चीजें बेचने का खर्चा उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो चीजें बेचने के ऊपर आता है, जैसे कि मार्केटिंग है, कमीशन है, सेल्स वाले लोगों की कमीशन है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, इस तरह की चीजें, वो सारी की सारी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जो चीजें बनाने के ऊपर खर्चा आता है, मिसाल के तौर पे हमारा चेयर्स का बिजनेस है, तो चेयर्स बनाने के ऊपर क्यों जो खर्चा आएगा, कि लकड़ी खरीदी आपने, मजदूरों को पैसे दिए और चेयर बनाई, चेयर बनाने तक का जो खर्चा है वो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको हम माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से बाकी एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लें जी, गुड हो गया। अब ये माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मेट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। और अगर आपका सर्विस बिजनेस है, सर्विस बिजनेस क्या होता है, जैसे वकीलों का है, डॉक्टर्स का है, टीचर्स का है, तो हम कोई चीज फिजिकली नहीं बेचते, हम सिर्फ सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। रेवेन्यू लिखी कि पैसा जो आया है, और एक्सपेंस आपके कितने एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में आपको सिखा चुका हूँ। नेक्स्ट आपके पास है बैलेंस शीट। लो जी, बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? नंबर 1 एसेट्स, एसेट्स लिखते हैं, दिस वन एसेट्स, नंबर 2 लाइबिलिटीज, और नंबर 3 इक्विटी। ये लो जी, ये मेरे एसेट्स हैं। लैपटॉप खरीदे थे, यूपीएस खरीदा था, एसी खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, प्रिंटर खरीदा, जो जो कुछ खरीदा आपने सब कुछ यहाँ पे लिख के टोटल कर दिया कि मेरे पास 8,66,000 रुपए के टोटल एसेट्स हैं। जिसमें से मेरे पास अपना पैसा कितना था? 7 लाख रुपए। तो बाकी 1,66,000 मैंने क्या लिया? लोगों से कर्जा लिया। लो जी, फाइनेंशियल पोजीशन भी आपके सामने आ गई। मैंने आपको फाइनेंशियल प्लान की 3 चीजें बता दी। नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कितना कैपिटल चाहिए वो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। नंबर 2 वो पैसा आएगा कहाँ से, कैपिटल से आएगा या डेट से आएगा। और नंबर 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
वो भी मैंने आपको दोनों के फॉर्मेट सिखा दिए। इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं, आपके सामने ये चीजें। नेक्स्ट आखिरी, आपके फाइनेंशियल प्लान की आखिरी चीज, आपके फाइनेंशियल प्लान की आखिरी चीज है कि चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। वो कहते हैं ना, मुझे वो एक शेर याद आ रहा है, अंदाजे बयां बदल देता है हर बात का पहलू, अंदाजे बयां बदल देता है हर बात का पहलू, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। वो है ना, ये बिल्कुल यही चीज है कि आपने चीजों को बताना है ऐसे है कि लगे कि ये बड़ी अच्छी चीज है। वो एक बादशाह ने नजूमी को बुलाया और अपना हाथ दिखाया और कहा मेरी तकदीर बताओ। नजूमी ने कहा बादशाह सलामत, आपका सारा खानदान आपकी आंखों के सामने मर जाएगा। बादशाह को गुस्सा आया, नजूमी को पकड़ के जेल में डाल दिया। एक और नजूमी बुलाया, ठीक है जी, बादशाह ने उसको अपना हाथ दिखाया और पूछा कि मुझे बताओ कि मेरी तकदीर क्या है। तो उस नजूमी ने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, आप अपने खानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। देखो इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। पहले ने ये कहा था कि आपके सारे खानदान वाले पहले मर जाएंगे, आंखों के सामने मर जाएंगे, और दूसरे ने ये कहा कि बादशाह सलामत, आप अपने खानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह खुश हो गया। सो इट इज द वे हाउ यू इंटरप्रेट द थिंग्स, हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स। अब ये इस सेक्शन में मैंने आपको कुछ चीजें सिखानी है जो कि आपके आइडिया को पर लगा देंगी, आपके आइडिया को विंग्स लगा देंगी, आपका आइडिया उड़ना शुरू हो जाएगा और इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि लोग इन्वेस्ट करेंगे भाग भाग के। ओके जी, वो तीन चीजें क्या हैं। फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इंतहाई आसान है। आपने फार्मूले लगाने हैं कि ये मेरी प्रॉफिट रेशियो होगी, इतने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट नेट प्रॉफिट होगा। इट्स वेरी गुड। हम 15% प्रॉफिट कमाएंगे, 20%। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के मैं आपको फार्मूले सिखा दूंगा। दूसरा आप बताएंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का भी फार्मूला है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, वो वाला पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट, वो वाला पॉइंट जहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो हो जाते हैं, यानी कि जहां पे आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। अगर आपके बिजनेस की रेवेन्यू है 1 लाख रुपए, आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस भी 1 लाख रुपए हैं। अगर आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस के अगर आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हो गए हैं 2.5 लाख रुपए, तो आपने रेवेन्यू भी कितना कमा लिया, 2.5 लाख रुपए। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो क्या आपको कोई नुकसान हो रहा है बिजनेस का? नो। 2.5 लाख खर्चा है, 2.5 लाख इनकम है, 2.5 लाख रेवेन्यू है, तो कोई इनकम नहीं, कोई लॉस नहीं। तो ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो नुकसान होता है ओनर को, ना ही कोई फायदा होता है, वो वाला पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि जब हम किसी को अपना आइडिया बताएं, हम ये कहेंगे कि हम 500, सिर्फ 500 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। उनको ये लैंग्वेज पता है, हम सीख रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने ये प्लान बताना है वो सीए करके बैठे हुए हैं, वो एसीसीए करके बैठे हुए हैं, उनको बिजनेस का सारा पता है, उनको आए बाएं शाये नहीं समझ लगना, उनको ये चीजें समझ लगनी है। अगर आप टू दी पॉइंट बात करें कि सर हमारा बिजनेस आइडिया का ब्रेक इवन पॉइंट ये है, वो फौरी आपकी बात सुनेगा, अच्छा वेरी गुड, ये तो बड़ी जल्दी अपने ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे। ब्रेक इवन क्या है, जहाँ पे नुकसान कोई नहीं होता। हर बंदा चाहता है कि कम से पहले मैं नुकसान खत्म करूं। अगला पॉइंट आप उसे बताएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 15% प्रॉफिट जीपी हो गया, 20% नेट प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट ये प्रॉफिट होगा। वो और ध्यान से सुनेगा, यार इतना अच्छा प्रॉफिट, इतना अच्छा प्रॉफिट। फिर तीसरी चीज आप उन्हें बताएंगे पे बैक पीरियड, कि 3 महीनों में हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ऑब्वियसली हवाओं में बातें नहीं करनी, कैलकुलेशंस करनी। सर मैं आपके 3 सालों में पैसे वापस कर दूंगा, सर मैं आपके 5 सालों में पैसे वापस कर दूंगा। डिपेंड करता है आइडिया टू आइडिया, लेकिन ये चीजें आपने बतानी है। अगर आप ये चीजें बता देंगे तो आपका फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट हो जाएगा। लीजिए, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। प्रॉफिटेबिलिटी का फार्मूला ये देखिए आपके सामने है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। आपको रेवेन्यू का भी पता है, ग्रॉस प्रॉफिट का भी पता है। नेट प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। आपने उधर से प्रॉफिट उठाना है, रेवेन्यू उठाना है, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपके सामने रेशियो आ जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल, आप कैपिटल पे रिटर्न कितना देंगे, रिटर्न लिखें, डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास वो चीज आ जाएगी। बिल्कुल आसान आसान चीजें। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, आपकी एनुअल एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन किस मुसीबत का नाम है, ये नीचे बताया हुआ है।
आपकी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ ज्यादा होती है, प्रोडक्शन कम होने के साथ कम हो जाती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ये होती है वेरिएबल। फिक्स वो होती है जो कम ज्यादा नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपने डेवो की बस करवाई है, तो चाहे उसमें एक सवारी बैठे या उसमें 50 बैठे, गाड़ी ने फ्यूल कितना खाना है उतना ही। एक ड्राइवर की सैलरी, एक कंडक्टर की सैलरी, ये चीजें फिक्स है। अब गाड़ी के अंदर चाहे 2 पैसेंजर्स बैठे या पूरे 50 बैठे, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। फिक्स कॉस्ट है क्या, जो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो पेट्रोल लगना है और ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह, ये फिक्स है। मिसाल के तौर पे 40,000 का पेट्रोल लगेगा और 5,000 ड्राइवर की सैलरी है, 5,000 कंडक्टर की, तो 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल फिर क्या है? वेरिएबल ये कि जितने पैसेंजर्स जाएंगे उतने पैसेंजर्स को हम वो लंच देंगे। एक 500 रुपए का वो डब्बा मिलता है जिसमें एक कोक होती है, एक पैटीज है, एक बर्गर है। वो एक पूरा डब्बा मिसाल के तौर पे 500 रुपए का आता है। तो जितनी ज्यादा सवारियां जाएंगी, जितने ज्यादा पैसेंजर जाएंगे, उतने ज्यादा बॉक्सेस यूज होंगे। अगर कम पैसेंजर जाएंगे तो कम बॉक्स यूज होंगे। तो ये कॉस्ट क्या है, वेरिएबल। अब आपने अपने बिजनेस में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करके सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो ये बनता है यूनिट कंट्रीब्यूशन। यही तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर ये नहीं पता तो मैं अब आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आपने इसको सीखना है, इसको अप्लाई करना है, तो आपके पास ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट ना लॉस। और पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का ये फार्मूला है। पे बैक पीरियड बताता क्या है कि कितने टाइम पीरियड में आप इन्वेस्टर की प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने आपको दी थी वापस कर देंगे। उसका फार्मूला क्या है? ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। यानी कि अगर आपके पहले ही साल सारे पैसे रिकवर हो जाए जो आपने लगाए थे, इनिशियल कैपिटल, तो फिर यहाँ पे ईयर क्या लिखेंगे? जीरो। आई रिपीट, अगर आपके सारे पैसे पहले ही साल रिकवर हो जाएं, तो यहाँ पे आना क्या है? ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी। पहले साल में रिकवर हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे 0 ईयर। और अगर दूसरे साल में रिकवर हो गए यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर तीसरे साल रिकवर होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अगर चौथे साल रिकवर होंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। सॉरी, मतलब एक साल हमने कम करके लिखना है। क्यों? ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी प्लस वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, जो कि ऊपर इनकम स्टेटमेंट में गिवन है। तो आपके पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। ले जी, गुड, थैंक यू सो मच। ये है आपके पास फाइनेंशियल प्लान। अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, अभी मुझे मजीद 10 मिनट और चाहिए इसकी ना एग्जांपल आपको बताने के लिए। आपने उस एग्जांपल में करना क्या है? मेरी वैल्यूज डिलीट करनी है, अपनी वैल्यूज लिख देनी है। आपका फाइनेंशियल प्लान बना बनाया आपके पास। ओके, वो एग्जांपल आपके सामने ये रही। सबसे पहली चीज मैंने आपको कराई थी, आपके फाइनेंशियल प्लान में पहली चीज है स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल कहाँ से आएगा आपके पास? फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट और आपकी वर्किंग कैपिटल। फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट ये लीजिए आपके सामने। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, एक बाइक खरीदी, लैपटॉप खरीदे, वर्क प्रिंटर खरीदा, वर्क स्टेशन खरीदे, मशीनरी, जो कुछ भी आपको चाहिए आप लिख दें। ये कितने पैसे बने? 19 लाख रुपए। एक चीज आ गई। दूसरी चीज चाहिए वर्किंग कैपिटल। स्टाफ की सैलरीज और बिल्डिंग का रेंट, बिजली के बिल, कोई और टेलीफोन का, इंटरनेट का सारे बिल, और मार्केटिंग के जितने एक्सपेंसेस होंगे। एक महीने के बने 1,41,000, 141,000। मुझे लगता है कि 3 महीने का तो मुझे पैसा मेरे पास होना चाहिए कि अगर हो सकता है हमारी चीजें बिके ना बिके तो 3 महीने का प्लान मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने 1,41,000 एक महीने का एक्सपेंस है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4,23,000 रुपये मेरा ये बन गया। यानी कि दोनों चीजें आपके पास आ गई। वर्किंग कैपिटल भी आ गया, कितना? 4,23,000 3 महीने का। और ये आपके पास 19,14,000 आपकी पहली आ गई कॉस्ट। इन दोनों को जमा कर देंगे, ये देखिए 19, 14 और 4, 23, 23,37,000। आपके फाइनेंशियल प्लान की पहली रिक्वायरमेंट के स्टार्टअप कैपिटल कितना चाहिए, लो पूरा हो गया। आप ये मेरी सारी वैल्यूज डिलीट करें, अपनी लिख लें। आप यहाँ पे देखो मैंने लिखे हुए हैं, लैपटॉप लिखे हैं। आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दें। आपको प्रिंटर नहीं चाहिए, डिलीट कर दें। चाहिए तो आप लिखा रहने दें, या जो आपको चीजें चाहिए। अगर आपका मेडिसिन का बिजनेस तो आप यहाँ पे लिखें एक फर्नीचर चाहिए, एसी चाहिए तो लिख लें, नहीं चाहिए तो ना लिखें। एक बाइक चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए तो लिख लें, और साथ में इंटरनेट बिल चाहिए, कोई मशीन चाहिए,
जो कुछ आपको चाहिए आप वो उसमें लिख लें और बाकी चीजें डिलीट कर दें। ओके जी, नेक्स्ट आप अपने हिसाब से देखेंगे हर महीने का कितना खर्चा आएगा। तो अच्छा ये बरल ये मैंने आपको बता दिया, पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, 23,37,000 रुपए आपको चाहिए स्टार्टअप कैपिटल, पहला हिस्सा। दूसरा पैसा आएगा कहाँ से? 23 लाख चाहिए। मेरे पास घर में अपने पास 15 लाख रुपए है, ये मैंने 15 लाख लिखा, बाकी मैं कर्जा लूंगा। लो जी, आपका प्लान फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, कितना मैं कर्जा लूंगा। ओके जी, नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, देन दो चीजें कंप्लीट होगी, स्टार्टअप कैपिटल भी हो गया पूरा और दूसरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी पूरी होगी। तीसरी चीज आपके पास है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले रेवेन्यू चाहिए, तो मैंने रेवेन्यू लिखी। पहले महीने में 50 कंप्यूटर बेचूंगा, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150, चौथे 200, करते 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 ये मैं पूरे 12 जो है ना, जो ये है पूरे साल में कितने कंप्यूटर बेचूंगा? 6,000। इन सबको जमा करेंगे तो 4,000 6,000 बन जाएगा। 1,000, 800, 800, 800, 800, 600, 300, इन सबको जमा करेंगे तो ये 6,000 कंप्यूटर बनते हैं। तो 6,000 कंप्यूटर बेचूंगा तो एक साल में कितने पैसे कमा लूंगा मैं? 3 करोड़ रुपए। एक साल की बात हो रही है, ये बिजनेस प्लान हो रहा है और कोई मैं इलॉजिकल नहीं चल रहा, पहले महीने 50 बेचूंगा, अगले महीने 100 बेचूंगा, मतलब मैं थोड़ा सा लॉजिकल चल रहा हूँ। तो पहले साल ही 3 करोड़ रुपए मैं क्या कर लूंगा? कमा लूंगा। ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। ओके जी, इन 6,000 कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होगी? 6,000 कंप्यूटर की ये कॉस्ट होगी, इतने की चीजें आएंगी, इतनी लेबर लगेगी, इतने के बिजली बिल लगेंगे, ओवरहेड। ये तीन चीजें अगर आपने ऐड ऑन कर दी तो आपका ये तकरीबन बन रहा है 1,08,00,000। यानी कि 3 करोड़ रुपए की चीजें बेचूंगा, खर्चा कितना आएगा? 1 करोड़। लो जी, ये दोनों चीजें जब आपके पास आ जाएंगी आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। 3 करोड़ रुपए की चीजें बेची और ये उसकी कॉस्ट थी, 19 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आया, बाकी एक्सपेंस कितने आए? 16 लाख। तो फाइनल प्रॉफिट मेरे पास आ गया 14,88,000। ये फॉर्मेट आपके सामने, आप जितने मर्जी सालों का बना लें, मैं सिर्फ एक साल का आपके साथ चलता हूँ। 14,88,000 आपका पहले साल का प्रॉफिट है। लो जी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में वही चीजें जो ऊपर आपने खरीदी थी, ऑफिस फर्नीचर है, एसी है, बाइक है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, आपने ये चीजें डिलीट करें, अपनी वैल्यूज लिखें, आपकी बैलेंस शीट बन गई। लो जी, ये आपके पास सारे बैलेंस शीट की चीजें आ गई। ये एसेट्स, ये कैपिटल, ये लायबिलिटीज, जो पांच चीजें बताई थी। 15 लाख कैपिटल, 8,37,000 कर्जा और ये 23,37,000 रुपए की चीजें आपके पास आ गई। तीसरे तीनों चीजें आपके पास कंप्लीट हो गए, फाइनेंशियल प्लान भी, सॉरी, सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तीसरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, चौथी एंड लास्ट थिंग फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो ये आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैंने आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा हुआ है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 64%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? वेयर इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ये 1,92,00,000 रुपए है। 1,92,00,000 रुपए डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कितनी? 3 करोड़। ये 1,92,00,000 ऊपर रखेंगे, 3 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, 64%। आपके पास कैलकुलेटर है, 1 मिनट में आप करके चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेटेड है 64%। फिर अगले साल का ये नेट प्रॉफिट का ये, इसी तरह रिटर्न ऑन कैपिटल का ये चीजें सारी ऊपर गिवन है। आपने सिंपल इसी तरह डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाएंगे, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप करना चाहें। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। एनुअल कॉस्ट कितनी आपकी आई है? 16,92,000। ठीक है जी, और वो आपके पास 500 यूनिट्स थे, नहीं सॉरी, अभी इन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया। कंट्रीब्यूशन ये यूनिट्स आए और यूनिट्स के साथ इन्होंने कैलकुलेट किया तो आपके पास 529 यूनिट्स आ गए। यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3,200 और एनुअल कॉस्ट कितनी है? 16,92,000। ये सारी चीजें ऊपर गिवन है, यहाँ पे अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट 3,200 कैसे कैलकुलेट की ये भी इन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको वापस जाके बता रहा हूँ, 3,200।
एक यूनिट की कॉस्ट कितनी 1800 ये बताई हुई है, तो 6000 यूनिट थे ना, तो उनकी कॉस्ट बनी 1,08,00,000। 1,08,00,000 को 6000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1800। ठीक है, और 1800 आपके पास टोटल कॉस्ट है, ये एक यूनिट की कॉस्ट है। और एक यूनिट की सेल कितनी है, ये देखें 5000। एक यूनिट की सेल कितनी है 5000, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 1800। 5000 माइनस 1800 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3200। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिडन है। 5000 माइनस 1800 इज इक्वल टू 3200। कंट्रीब्यू ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, यानी कि एनुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने ये यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखें सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल 5000 थी और वेरिएबल बीच में से माइनस की 1800, तो ये 3200 आ गया। और ये आपकी कॉस्ट है 16,92,000, ये ऊपर लिखा हुआ है उस इनकम स्टेटमेंट में, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप वापस जाके यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें 16,92,000 आपकी कॉस्ट है, एनुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये आपके पास उसकी 3200 भी मैंने पहले बता दी थी। आपके पास 529 यूनिट्स आ गए। इसका मतलब अगर 529 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन आ जाएगा। और आखिरी चीज पे बैक पीरियड। लो जी, पे बैक पीरियड ये देखें, पहले साल में सारे पैसे पॉजिटिव हो जाएंगे। पहले 23,27,000, 23,37,000 हमने लगाया था, और हमें पहले ही साल में 14,88,000 प्रॉफिट हुआ, सॉरी 1,48,00,000। तो ये हमारा 12,01,00,000 यानी पॉजिटिव में चला गया। 23,37,000 हमारी कॉस्ट थी, और हमें कितना पहले साल हमने कैश फ्लो जनरेट किया, 1, 2, 3 हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 1,48,00,000। यानी कि हमारी कॉस्ट कितनी थी 23 लाख, और पहले ही साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया 1,48,00,000 के ऊपर इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होगा। तो ये हमारी चीजें पॉजिटिव आ गई, यानी कि हमने पहले ही साल रिकवर कर लिया। क्या है फॉर्मूला, ये है, कोई चीज मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखें, ये फॉर्मूला है, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ये देखें, ईयर्स बिफोर फुल रिकवरी, पहले ही साल में हमें रिकवर हो गया, तो यहाँ पे ईयर्स आएगा 0 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो आपके पास 0.16 ईयर, यानी कि अब एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो इसको हम 16 करेंगे ना, तो आपके पास मंथ आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0.16 ईयर, 0.16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मंथ आ जाएंगे। करें जरा कैलकुलेटर पे कितने मंथ बनते हैं ये। Where is calculator? I am opening the calculator. 0.16 multiply by 12, तो ये 1.92 मंथ बन रहे हैं, 1.92 मंथ। अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करें तो ये 58 डेज बन रहे हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर हम कैपिटल वापस कर देंगे 0.16 ईयर्स। नहीं जी, मेरी तरफ से भाई ये आपका प्लान कंप्लीट है। अब आपके क्वेश्चंस वन बाय वन, आप मेरे से अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ बताएं, हमें ये चीज़ बताएं, हमें ये चीज़ बताएं।